Hello, my dear students. Welcome to VMed Education. Guys, in this particular session, आप सभी के साथ डिस्कशन करने वाला हूँ ह्यूमन फिजियोलॉजी के क्वेश्चंस, जिसमें 4 चैप्टर आपके कवर होंगे, 4 या 5 जितने भी हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये सारे चैप्टर आपके दोस्तों इसमें कवर रहेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन के एमसीक्यू। लगभग 30 से 50 एमसीक्यू पर चैप्टर हम करने वाले हैं। सो वीडियो को ध्यान से देखना, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर, फूड के मेजर कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। देखो दोस्तों, जो हम खाते हैं, खाना का जो खाते हैं, उसमें मेनली कार्बोहाइड्रेट्स, कार्ब्स होते हैं, प्रोटीन होता है या फिर फैट होता है। सो ये तीनों हमारे मेजर कंपोनेंट हैं जो मैक्सिमम टाइम हम कंज्यूम करते हैं, जो एक हेल्दी डाइट हम कंज्यूम करते हैं, इनका प्रोपोर्शन में एक डाइट लेते हैं। तो दोस्तों, मेजर कंपोनेंट फूड के यहाँ पर तीनों दिए गए हैं। ये सारे दोस्तों मैक्रो न्यूट्रिएंट है, मैक्रो या जिन्हें हम कहते हैं प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल ऑफ फूड। इससे अलावा जो विटामिन्स रहती है वो और कुछ मिनरल्स रहते हैं, वो मेजर कंपोनेंट नहीं होते हमारी डाइट के, हमारे फूड के। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच टाइप ऑफ डेंटेशन ईच टीथ इन बकल कैविटी एम्बेडेड इनटू जा सॉकेट। दो तरह के जैसे हमारे टीथ पाए जाते हैं, या तो टीथ जा सॉकेट में एम्बेडेड हो या फिर जा सॉकेट के जैसे जा वाली जो हमारी बोन होती है उसके ऊपर ऐसे ऐसे चिपके हो। सो जो जा सॉकेट में होते हैं उनको हम कहते हैं थिकोडोंट, और जो जैसे जो हमारी बोन होती है, हमारे अंदर तो नहीं होते, ये जैसे अदर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें होते हैं। सो अगर वो बोन जो फेशियल बोन है, जैसे मैक्सिला जिसे हम कहते हैं, मैंडिबल जिसे हम कहते हैं, सो अगर उसके ऊपर ऐसे चिपके हों तो उन्हें हम एक्रोडोंट कहते हैं। सो एम्बेडेड इन सॉकेट मतलब जो टीथ सॉकेट में होते हैं, जैसे ह्यूमन के होते हैं, ये थिकोडोंट होते हैं। अदर टर्म है वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। डाइफाइडोंट जो लाइफ में 2 बार आते हैं, जैसे ह्यूमन में 2 बार टीथ आते हैं, एक बार मिल्क टीथ, दूसरी बार फिर जो परमानेंट टीथ आते हैं। मोनोफाइडोंट कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनकी जिंदगी में एक बार ही टीथ आते हैं, अगर वो टूट गए तो फिर टूट गए। हिट्रोडोंट जैसे हमारे जो टीथ होते हैं वो 4 तरह के होते हैं, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। सो होमोडोंट वो होते हैं जिनमें जैसे डिफ्रेंशिएशन नहीं कर सकते हम। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें एक ही तरह के दांत होते हैं सारे, और बट हमारे अंदर क्या है, हिट्रोडोंट टीथ पाए जाते हैं। सो अगर मैं ह्यूमंस की बात करूं तो अपने टीथ की क्या क्या प्रॉपर्टी है। अपने टीथ हिट्रोडोंट हैं, थिकोडोंट हैं, डाइफाइडोंट हैं। ये इस क्वेश्चन का आंसर तो 2 है, बट ये मैंने कैरेक्टर एक्सप्लेन किया है कि ह्यूमन के टीथ आपको याद हो जाएं, तीनों तरह के टीथ ह्यूमंस में पाए जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। जो हमारा थ्रोट होता है, फेरिंग्स होता है, वो कॉमन पैसेज होता है फॉर फूड एंड एयर, क्योंकि फेरिंग्स से ही फिर हमारी 2 डक्ट डिवाइड हो जाती है। एक तो जो फूड पाइप होती है, दूसरी जो ट्रेकिया यानी कि रेस्पिरेशन में होती है। और ट्रेकिया से पहले हमारा लैरिंक्स बॉक्स आता है जिसमें ओनली एयर होती है, मतलब एयर से ही वो साउंड प्रोड्यूस करता है। तो फेरिंग्स इसका आंसर है जो कि कॉमन है फॉर द फूड एंड एयर। ट्रेकिया ओनली एयर आपको देखने को मिलेगी। ग्लोटिस को कवर करने के लिए क्या रहता है, एपिग्लोटिस। सो इसमें भी एयर एयर का ही रहता है। नेक्स्ट, ओइसोफेगस इज आल्सो फूड पाइप। हमारी जो फूड पाइप होती है उसे हम ओइसोफेगस या एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। नेक्स्ट, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स पे क्वेश्चन है। लार्ज इंटेस्टाइन में दोस्तों 3 पार्ट हमारे होते हैं, सिक्किम, कोलोन एंड रेक्टम। 3 पार्ट होते हैं। सो यहाँ पर सिक्किम दिया गया है, कोलोन दिया गया है, रेक्टम दिया गया है, और ये बीच वाला जो पार्ट है इलियम, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है दोस्तों, न कि लार्ज इंटेस्टाइन का। नेक्स्ट, ओइसोफेगस ओपन विच। ओइसोफेगस जो हमारी होती है, फूड पाइप होती है, जब वो स्टमक में ओपन होती है तो स्टमक वाला जो पहला पार्ट होता है जिसमें वो ओपन होती है उसे हम क्या कहते हैं,
ये वाला जो पार्ट होता है इसे हम क्या कहते हैं, कार्डियक दोस्तों इसे हम कहते हैं। ये जो पर्टिकुलर ये वाला जो पार्ट है ना, इसके साथ एक फंडस भी होता है वैसे ऊपर, जिसमें मेनली गैसेस प्रेजेंट होती है, और नीचे वाला पार्ट पाइलोरिक जिसे हम कहते हैं। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस एसोसिएट रहते हैं स्टमक से। स्टमक में जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल्स पाए जाते हैं उनके बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, और कंफ्यूजिंग क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि चैप्टर काफ़ी आसान है। हाउ मेनी पेयर ऑफ सलेवरी ग्लैंड प्रेजेंट इन ह्यूमन बींग, ह्यूमन बींग में कितने पेयर पूछा गया है, न कि सिंगल। सो आपके 3 पेयर यहाँ पर, हाउ मेनी पेयर ऑफ सलेवरी ग्लैंड इज प्रेजेंट देयर। सो हमारे तीनों तरह के जो ग्लैंड्स होते हैं सलेवरी ग्लैंड्स, वो पेयर में पाए जाते हैं। सो 3 इज द राइट आंसर, 3 इज द राइट आंसर, यानी कि 3 पेयर हमारे ग्लैंड्स के पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ग्लैंड इज बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। पेनक्रियाज दोस्तों ऐसा ग्लैंड होता है जो हमारा एक्सोक्राइन एंडोक्राइन दोनों तरह का होता है। नेक्स्ट, ग्लीशन कैप्सूल इज रिलेटेड, ग्लीशन कैप्सूल हमारा लीवर से रिलेटेड होता है। एंडोक्राइन पोर्शन ऑफ पेनक्रियाज स्क्रीट, जो पेनक्रियाज के 2 पोर्शन होते हैं, एक एंडोक्राइन एक एक्सोक्राइन। जो एंडोक्राइन पार्ट होता है वो हार्मोन स्क्रीट करता है, और एंडोक्राइन ग्लैंड जितने भी होते हैं हमारी बॉडी में सारे हार्मोन्स ही स्क्रीट करते हैं। सो यहाँ भी एंडोक्राइन पार्ट होगा वो इंसुलिन और ग्लूकागोन 2 हार्मोन स्क्रीट करता है। जो अल्फा सेल होती है वो ग्लूकागोन स्क्रीट करती है, और बीटा सेल हमारी इंसुलिन स्क्रीट करती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायबिटीज से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। इंसुलिन का काम पूछा जा सकता है। इंसुलिन क्या कर सकता है, हमारे जो ब्लड का ग्लूकोज लेवल कम करता है। ठीक है, नेक्स्ट, बाइल इज स्टोर्ड इन कंसंट्रेटेड इन, बाइल स्टोर और कंसंट्रेशन इसकी गाल ब्लैडर में होती है, और बाइल में कोई एंजाइम देखने को नहीं मिलता है, ये बात भी इंपॉर्टेंट है। विच ऑर्गन ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट इन एब्डोमिनल कैविटी जस्ट बिलो डायफ्राम, बिलो डायफ्राम के इनमें से कौन सा पाया जाता है, तो लीवर हमारा बिलो डायफ्राम पाया जाता है। ये जो राइट साइड में बिलो डायफ्राम जो हाइपोकोंड्रिक रीजन जिसे हम कहते हैं, राइट हाइपोकोंड्रिक रीजन, उसमें लीवर हमारा पाया जाता है। उसके अपोजिट साइड लेफ्ट में स्टमक पाया जाता है। विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड दोस्तों लीवर, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, जिसका वेट आप देख सकते हो 1.2 to 1.5 kg हो सकता है एक अडल्ट ह्यूमन लीवर का वेट। द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉम ओएसोफेगस टू रेक्टम, कितने लेयर होती हैं, 4 लेयर होती हैं। कौन कौन सी, मिकोजा, सबमिकोजा, मस्कुलरिस एंड सेरोजा, 4 लेयर होती है, ध्यान रखना है। द मेजर फंक्शन ऑफ बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी के मतलब जो हमारा माउथ पार्ट होता है उसके मेजर फंक्शन क्या क्या होते हैं, मैस्टिफिकेशन ऑफ फूड ये भी होता है, फैसिलिटेट स्वॉलिंग ऑफ फूड को निगलना भी काम होता है, स्क्रीशन ऑफ ग्लूकागोन। तो दोस्तों ये आपको देखने को नहीं मिलेगा हमारी बक्कल कैविटी का काम। सो पहले 2 आप बक्कल कैविटी के काम कंसिडर कर सकते हो। द एंटीबैक्टीरियल एंजाइम प्रेजेंट इन द सलाइवा प्रिवेंट इन्फेक्शन, एंटीबैक्टीरियल जो हमारी सलाइवा में एंजाइम प्रेजेंट होते हैं दे आर लाइसोसोम्स। सो 3rd हमारा आंसर हो जाता है। HCl स्क्रीटिंग सेल प्रेजेंट इन स्टमक, HCl कौन सी सेल्स हमारी स्टमक की स्क्रीट करती हैं, पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आता है, 2 लाइन बताऊंगा अभी आपको, उनसे क्वेश्चन आता ही आता है। स्टमक के जो ग्लैंड होते हैं ना वहाँ से क्वेश्चन पक्का आता है। HCl स्क्रीट करती है हमारी ऑक्जेंटिक सेल, HCl हमारा स्क्रीट करती है। और जो 2 प्रो एंजाइम स्क्रीट होते हैं हमारे स्टमक में, कौन, पेप्टिक चीफ या जाइमोजिन जिसे हम कहते हैं। एक ही सेल का नाम है पेप्टिक चीफ और जाइमोजिन। ये क्या करती हैं, ये दोस्तों प्रो एंजाइम रिलीज करती हैं जिनका नाम है जैसे प्रोरेनिन, पेप्सिनोजन। ये कौन सी सेल स्क्रीट करती हैं, याद रखना है पेप्टिक चीफ और जाइमोजिन। देखो जो हमारे इनएक्टिव फॉर्म में एंजाइम होते हैं उन्हें हम जाइम्स भी कह सकते हैं। ठीक है, तो जाइमोजिन सेल यहाँ पर याद रखना, पेप्टिक चीफ और जाइमोजिन, एक ही सेल के 3 नाम है जो कि हमारी
प्रो एंजाइम सिक्रीट करती है और कैसले इंट्रिंसिक फैक्टर जो अदर सेल है वो सिक्रीट करती हैं। और एक रहती है म्यूकस सेल, म्यूकस नेक सेल, और जिन्हें हम गोबलेट सेल भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पेप्सिनोजन, ऑक्जेंटिक और पैरेटल सेल जो होती है, ये पेप्सिनोजन यहाँ से हटाओ, ऑक्जेंटिक और पैरेटल सेल, ऑक्जेंटिक और पैरेटल सेल सिक्रीट करती हैं HCl और इंट्रांसिक फैक्टर। और HCl और इंट्रांसिक फैक्टर दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि HCl क्या करता है, आयरन अब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। इंट्रांसिक फैक्टर क्या करता है, कैसले इंट्रांसिक फैक्टर जो हमारा होता है वो विटामिन B12 के अब्जॉर्प्शन के लिए होता है। और दोनों चीज दोस्तों इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनसे हमारा हीमोग्लोबिन बना होता है। और मोस्टली जो एनीमिक पेशेंट होते हैं उनमें या तो आयरन की डेफिशिएंसी, आयरन डेफिशिएंसी IDA देखने को मिलता है, या फिर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। और आजकल तो बहुत ज़्यादा चला हुआ है विटामिन B12 और D की डेफिशिएंसी का। तो सो ये आपने याद रखना है। एक बार और आपको याद दिलवा देता हूँ, ये तीनों चीज़ यहाँ से क्वेश्चन पक्का है दोस्तों, आप इसको अलग से लिख लेना, चाहे एग्जाम से एक दिन पहले भी आप याद कर लेना। Which enzyme get activated HCl secreted from the gastric gland? So हमारा जो HCl होता है वो किसको, पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है, और ट्रिप्सिनोजन को एंटेरोकाइनेज एंजाइम ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है। एक बार ये ट्रिप्सिन में हो जाता है तो फिर ये ऑटो कैटालिटिक एंजाइम होता है, फिर ये बहुत सारे एंजाइम्स को कैटालाइज करता है, यानी कि एक्टिव फॉर्म में करता है। और ये दोस्तों जो हमारे एंजाइम है ये कई बार मतलब स्टमक में जैसे एंजाइम होते हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में क्यों रिलीज होते हैं, ताकि एसिड का डैमेज ना हो हमारे स्टमक में, और एसिड का भी डैमेज ना हो, साथ में जो प्रोटोलिटिक एंजाइम होते हैं वो भी हमारे स्टमक की वाल को डिग्रेड ना कर दें, इसलिए ये रिलीज होते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंटेन एंजाइम एक्सेप्ट, इनमें से बाइल जूस ऐसा होता है, मैंने पहले भी आपको बताया है, जिसमें कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता जो कि फैट की इमल्सिफिकेशन में हेल्प करता है। ये बाइल की कंपोजिशन दे रखी है, ये इतनी इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है, इंपॉर्टेंट बस ये चीज़ है कि इसमें एंजाइम नहीं होता। द ब्रेकडाउन ऑफ बायोमोलिक्यूल डाइपेप्टाइड्स लैक्टोज माल्टोज सुक्रोज अक्कर मेनली इन, ये सारा आपका जो मेन ब्रेकडाउन है वो ड्यूडेनम जो पहला पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का दोस्तों उसमें होता है, क्योंकि स्टमक से स्टार्ट हो जाता है, लगभग माउथ से स्टार्ट हो जाता है, हल्का फुल्का माउथ में होता है, फिर स्टमक में लगभग इनएक्टिव रहता है। उसके बाद ड्यूडेनम में मैक्सिमम डाइजेशन होता है, क्योंकि वहाँ पर पेनक्रियाज की सिक्रीशन भी आती हैं, सारी सिक्रीशन वहाँ मिल जाती हैं, पेनक्रियाज की भी इंटेस्टाइन की भी सारी सिक्रीशन वहाँ मिल जाती है। और मैक्सिमम जो ऑब्जॉर्प्शन आपका रहता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच वाले पार्ट में रहता है। सो ड्यूडेनम में मैक्सिमम का डाइजेशन देखने को मिलता है। अब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंस टेक प्लेस इन डिफरेंट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन टेक प्लेस, मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन दोस्तों आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। मैक्सिमम डाइजेशन की पूछे स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में होता है। अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, सिंपल शुगर एंड अल्कोहल टेक प्लेस इन स्टमक में, इनका अब्जॉर्प्शन होता है, बल्कि माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है वैसे तो अब्जॉर्प्शन। कुछ ड्रग्स ऐसी होती है जिनका माउथ में होता है, स्टमक में वाटर, सिंपल शुगर, अल्कोहल एंड ड्रग्स। स्मॉल इंटेस्टाइन में वाटर, अमीनो एसिड, शुगर, ये आप देख सकते हो स्मॉल इंटेस्टाइन में। और लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ ड्रग्स होती हैं और कुछ मिनरल्स होती हैं। एंजाइम लैक्टेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकडाउन ऑफ लैक्टोज इनटू, देखो लैक्टेज एंजाइम किसको तोड़ता है, लैक्टोज को। लैक्टोज हमारी ग्लूकोज की मिल्क शुगर होती है, और मिल्क शुगर ग्लूकोज प्लस गलैक्टोज से मिलकर बनी होती है। याद रखना इंपॉर्टेंट है, लैक्टोज ग्लूकोज और गलैक्टोज से मिलकर बनी होती है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज से अपनी सुक्रोज बनी होती है। याद रखना नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, इंपॉर्टेंट है, आएगा ही आएगा, हर बार आता है। क्रिप्टोफ्लेवरकुने इज प्रेजेंट इन, क्रिप्टोफ्लेवरकुने कहाँ पर पाए जाते हैं, क्रिप्टोफ्लेवरकुने आपके जो इंटेस्टाइनल पार्ट में, यानी कि आप कह सकते हो इंटेस्टाइनल पार्ट में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, इन इंटेस्टाइन द फंक्शन ऑफ माइक्रोविली, माइक्रोविली दोस्तों आपको पता ही होगा सरफेस एरिया इंक्रीज करने में काम आती है। द मेन फंक्शन ऑफ बाइल इज टू, बाइल का एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट इज द मेन फंक्शन, मैं पहले ही बता चुका हूँ, दोबारा रिपीट नहीं करूँगा।
द वेव लाइक मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक इज कॉल्ड वेव लाइक। इसको जो हमारी गट में मूवमेंट होती है जिन्हें हम क्या बोलते हैं, पेरास्टेलिसिस बोलते हैं। जो अदर है जैसे मेस्टिफिकेशन, फूड को चबाना इज मेस्टिफिकेशन। स्टिमुलेशन किसी भी चीज़ का स्टिमुलेशन, जैसे किसी को एक्टिव करना। और नीचे दिया गया अब नॉर्मल फ्रीक्वेंट बाउल मूवमेंट किस में देखने को मिलती है। ये जो आपकी एनसीईआरटी में डिजीज गिवन है उनमें डायरिया दिया गया है, वहाँ पर आपको अब नॉर्मल फ्लूइड लिक्विडिटी या फिर देखने को मिलती है। वोमिटिंग के बारे में दिया गया, डायरिया के बारे में, कॉन्स्टिपेशन के बारे में, इंडाइजेशन के बारे में। होप्सो आपको इन डिजीज के बारे में तो पता ही होगा, क्योंकि डिजीज से दोस्तों 2-3 क्वेश्चन पक्के बनते हैं। ये जो चाहे वो डाइजेशन से हो, रेस्पिरेशन से हो, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से हो, फिजियोलॉजी के आपके क्वेश्चंस पक्के बनेंगे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनेंगे। एंजाइम ट्रिप्सिनोजन इज ए कंपोनेंट ऑफ, ट्रिप्सिनोजन आपका पेनक्रियाटिक जूस का एक कंपोनेंट है। द फूड दैट एंटर इनटू इंटेस्टाइन फ्रॉम स्टमक, जिसे हम चाइम कहते हैं, काइम, एसिडिक चाइम। तो याद रखना दोस्तों, बोलस, बोलस जो हमारे माउथ में मेस्टिफिकेशन से हमने जो बनाया वो जो ओसोफेगस से ट्रैवल करता है उसे हम बोलस भी कहते हैं। चाइम का याद रखना, पीएच आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा, यानी कि एसिडिक पीएच देखने को मिलेगा, यानी कि स्टमक में आने के बाद, एसिड मिलने के बाद जो बनता है। सो हमारा डाइजेशन अब्जॉर्प्शन का चैप्टर खत्म हुआ। इसकी जो मेन टॉपिक थे, मेन जो पॉइंट थे, मैंने आप सभी को क्लियर करवा दिए हैं। अब रहता आपका ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। नेक्स्ट हमारा जो रेस्पिरेशन से रिलेटेड रहता है, इसके क्वेश्चन हम करेंगे। द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग, ये बिल्कुल ही आपकी रेस्पिरेशन की डेफिनेशन पहले दी गई है, आप सबको याद होगी। एक्सपिरेशन, इंस्पिरेशन, ब्रीदिंग। सो रेस्पिरेशन, देखो रेस्पिरेशन ये नहीं होता कि जो हम सांस अंदर खींच रहे हैं बाहर छोड़ रहे हैं, डेट इज नॉट रेस्पिरेशन। ये तो हमारा इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन हो गया, यानी हम हवा अंदर ले रहे हैं बाहर छोड़ रहे हैं। रेस्पिरेशन असल में वो चीज़ है जिसके द्वारा हम, जो हमारी सेल हैं वो क्या करती हैं, ऑक्सीडेशन करती हैं ग्लूकोज का। ग्लूकोज को तोड़ के कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनाना ही रेस्पिरेशन है। इससे अच्छे से मैं इससे अच्छे दोस्तों एक्सप्लेन नहीं कर सकता। द रेस्पिरेटरी ऑर्गन वेरी इन डिफरेंट एनिमल्स ड्यू टू, देखो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग होते हैं। कुछ ऐसे हैं स्किन से भी सांस लेते हैं, कुछ ऐसे हैं लंग्स से, कुछ गिल से। तो ये हैबिटेट और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग आपको देखने को मिलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन इंसेक्ट, इंसेक्ट में हमारा ट्रेकिया, बार खुलते हैं जो ट्रेकिया, ट्रेकियल सिस्टम जिसे हम कहते हैं, फिर नेटवर्क होता है ये भी। तो ये हमारा राइट आंसर, इंसेक्ट में ट्रेकिया। गिल्स, एक्वेटिक एनिमल्स में, फिश में, एम्फीबियन में गिल्स आपको देखने को मिलेंगे। क्यूटिकल रेस्पिरेशन आपको अर्थवॉर्म में देखने को मिलेगा। लंग्स से आपके बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स, ये सारे लंग्स से रेस्पिरेशन दोस्तों करते हैं। विच एनिमल अमंग द फॉलोइंग रेस्पायर थ्रू बक्कल कैविटी एंड मोस्ट स्किन, सो फ्रॉग ऐसा एग्जाम्पल है दोस्तों जो कि लंग से भी रेस्पिरेशन कर सकता है, यानी कि इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन कर सकता है। जो अगर मोस्ट स्किन है, मॉइस्चर वाले एरिया में, तो मोस्ट से भी कर सकता है। सो बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज दोस्तों इसकी फ्रॉग की आपको देखने को मिलेंगी। द रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन एक्वेटिक आर्थ्रोपोड लाइक क्रेफिश, प्राउन, मोलस्कस लाइक इनमें क्या होता है दोस्तों, गिल्स देखने को आपको मिलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम, विच स्ट्रक्चर इन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इन्वॉल्व इन कंडीशनिंग टू एयर, सो हमारा जो नेजल चैम्बर होता है वो दोस्तों एयर कंडीशन भी जिसे हम कहते हैं, क्योंकि अगर बाहर की हवा अगर गर्म रहती है तो हमारा जो नेजल चैम्बर है उसमें ठंडी होके, मतलब नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होके अपने लंग्स में जाती है। अगर बाहर ज़्यादा ठंडी है तो फिर उसको गर्म किया जाता है और उसके बाद हमारे अंदर जाती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वॉल्यूम नॉट इंक्लूडेड इन वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी में दोस्तों आपकी रेजिडुअल वॉल्यूम नहीं होगी, क्योंकि रेजिडुअल वॉल्यूम वो होती है दोस्तों जो हमारे लंग्स में हमेशा प्रेजेंट रहती है। टोटल लंग्स कैपेसिटी माइनस वाइटल कैपेसिटी, इसे हम कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम जो हम बाहर नहीं निकाल सकते, और स्पायरोमीट्री से भी रेजिडुअल वॉल्यूम को हम एस्टिमेट नहीं कर सकते,
एक क्वेश्चन से रिलेटेड जितनी भी बातें रहेंगी लगभग मैं डिस्कशन करने की कोशिश करूंगा। टाइडल वॉल्यूम होती है जो हम नॉर्मल एक्सपिरेशन इंस्पिरेशन में 500 ml जो एयर यूज करते हैं उसे टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। IRV जो इंस्पिरेशन मतलब डीप इंस्पिरेशन से हम जो खींच सकते हैं अंदर वो IRV। ERV जो हम जोर लगा के पूरा बाहर एक्सपायर कर सकते हैं उसे हम कहते हैं ERV। सो इसमें अगर हम बात करूँ नॉट इंक्लूड इन VC। VC में आपकी रेजिड्यूल वॉल्यूम नहीं होगी, वॉल्यूम्स आपने याद रखनी है, इंपॉर्टेंट हैं, पूछी जाएंगी। A thin elastic cartilaginous flap which prevent the entry of food into larynx। एपिग्लोटिस ऐसी चीज है जो कि आपके वेंट पाइप को कवर करता है, जब आप कुछ भी निगलते हो तो एपिग्लोटिस ग्लोटिस को कवर करता है। याद रखना ये एक मस्कुलर फ्लैप होता है। एट विच लेवल ऑफ थोरेसिक वर्टिब्रे थोरेसिक ट्रेकिया डिवाइड्स। जो हमारी एक ट्रेकिया है वह ऐसे जा रही है, वो जब सेकेंडरी प्राइमरी ट्रेकिया में डिवाइड करती है तो कौन सी वर्टिब्रा होती है एट टेस्ट लेवल, तो फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा पे ये डिवीजन होता है हमारा। फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा पे ये डिवीजन होता है, याद रखना, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। फिफ्थ थोरेसिक, थोरेसिक होती है जो चेस्ट वाली, मतलब चेस्ट रीजन वाली। सबसे देखो ऊपर जो वर्टिब्रे स्टार्ट होती है हमारी, जिन्हें वो सबसे ऊपर वाली को सर्वाइकल कहते हैं। फिर जो सर्वाइकल जो हमारा गर्दन वाला पार्ट रहता है मैक्सिमम, उसके बाद आती है थोरेसिक जो चेस्ट वाला हिस्सा रहता है, उसके बाद आती है लंबर, लंबर के बाद जो एंड पॉइंट रहता है वो होता है। ट्रेकिया डिवाइड इनटू लेफ्ट और राइट एट प्राइमरी ब्रोंकाई। सो विच मेम्ब्रेन कवर द लंग एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन। लंग्स को कौन सी मेम्ब्रेन कवर करती है दोस्तों? प्लूरा मेम्ब्रेन ऐसी होती है जो लंग को कवर करती है। ग्लीशन कैप्सूल ऐसा होता है जो लीवर को। पेरिकार्डिया ऐसी होती है जो हमारी हार्ट को कवर करती है। रेनल कैप्सूल हमारे किडनी को कवर करता है, प्लूरा लंग को करती है। एपिन्यूरम ऐसी होती है जो हमारी नर्व ट्रक को कवर करती है। वेयर आर द लंग्स सिचुएटेड इन द बॉडी। लंग्स हमारे थोरेसिक कैविटी में होते हैं, दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। व्हाट इज द लास्ट स्टेप ऑफ इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का लास्ट स्टेप क्या रहता है हमारा? यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीजिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सो ये हमारा रेस्पिरेशन का लास्ट स्टेप रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंस्पिरेशन अकर व्हेन इंट्रापल्मोनरी प्रेशर। इंस्पिरेशन यानी हमारे अंदर जब हवा जा रही है उसमें क्या होता है कि जो हमारा पल्मोनरी फंक्शन है, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर है, वो कम हो जाता है। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो ज़्यादा होगा, भीतर जो प्रेशर है कम होगा। वही ऐसी सिचुएशन होगी जिसमें हमारे अंदर हवा जाएगी, यानी कि लोअर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो हमारे अंदर का लंग्स का थोरेसिक का प्रेशर होगा वो कम होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। सो दोस्तों यहाँ तक अगर आपने वीडियो अच्छे से देखा है, पसंद आया है, तो एक बार लाइक ज़रूर कर देना ताकि मुझे भी पता लग जाए कि पहले 2 चैप्टर किन किन स्टूडेंट ने देखे हैं। दोस्तों इससे ही मुझे इंस्पिरेशन मिलता है आपको सीरीज कंटिन्यू करने के लिए। और बिल्कुल आपका जो एग्ज़ाम होगा तब तक आपका पूरा सिलेबस कवर कर दिया जाएगा, मेरी ये कोशिश रहेगी। बाकी तो देखो मर्जी। विच मसल्स हेल्प इन इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। जो अब्डोमन, इंट्राकोस्टल और अब्डोमन, जो 2 मसल ऐसी होती है जो हमारे सांस लेने की ताकत यानी इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन की ताकत को बढ़ाती हैं। एक तो अब्डोमन जो पेट वाली मसल्स होती हैं दोस्तों, एक इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, ये दोनों। द नॉर्मल ब्रीदिंग रेट पूछा गया है एक नॉर्मल वुमेन का। छोटी छोटी बातें दोस्तों हम छोड़ देते हैं, 12 से 16 टाइम नॉर्मल जो एडल्ट वुमेन का ब्रीदिंग मतलब रेट रहता है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टाइडल वॉल्यूम, मैंने आपको बताया है नॉर्मल बंदे की जो है 500 ml भी बताया था मैंने, ठीक है। इसमें टाइडल वॉल्यूम पूछा गया है। बट व्हाट इज वैल्यू ऑफ टाइडल वॉल्यूम इन नॉर्मल हेल्दी मैन। टाइडल वॉल्यूम अप्रोक्सीमेटली ये पर मिनट का दिया गया दोस्तों। अगर पर ब्रेथ की बात करूँ तो मैं इसमें 500 ml रहता है, बट ये पर मिनट का आपको निकाल के दे रखा है, तो ये याद रखना है पर मिनट का कितना है। ब्रीदिंग रेट से मल्टीप्लाई करो 500 ml, जो एक बार का जो 500 ml है उससे मल्टीप्लाई करो 12 से या फिर 16 से, तो इतने आपकी टीवी आ जाती है पर मिनट। द वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग द लंग
ये हमेशा जो लंग्स में रहती है दोस्तों, याद रखना है बार बार, रेजिडुअल वॉल्यूम ऐसी है जो रहती है। और रेजिडुअल वॉल्यूम कितनी होती है? अराउंड 1200 ml के करीब होती है। वट इज द मेन साइट ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी वेयर द एक्सचेंज मेन मोस्टली हमारा एल्वलाई इज द मेन साइट वेयर एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक प्लेस। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिप्रेजेंटेड एज, पार्शियल प्रेशर आपका ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का हम इस तरह से कुछ रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि PO2 PCO2। तो बहुत सारे प्रेशर की एक टेबल दी हुई है, वो आपने याद रखना है कि एल्वलाई के लेवल पे कितना होता है, लंग्स के लेवल पे विनस में कितना होता है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है उसमें कितना रहता है, सारी चीज़ दी गई है। व्हाट विल बी द P of O2 and CO2 इन एटमॉस्फेरिक एयर एज कंपेयर टू एल्वलाई। दोस्तों ये उस टेबल से ही दिया गया है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में हमारा ऑक्सीजन का ज़्यादा रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड का कम रहता है, और एल्वलाई का यहाँ दिया गया है। ये टेबल आप अच्छे से पढ़ लेना, क्वेश्चन आ सकता है। कुछ इस तरह की टेबल आपके NCERT में दी गई है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। और इनका तो जरूर याद रखना आपने, ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड का और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का। देखो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में आप देखोगे ऑक्सीजन 40, कार्बन डाइऑक्साइड 45, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में देखोगे आप 95, और कार्बन डाइऑक्साइड इज 40। सो ये टेबल है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। O2 बाइंड्स विद हीमोग्लोबिन ऑफ RBC टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन होती है, तब RBC के साथ अपना जो हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बाइंड होती है। विद विच पार्ट ऑफ HB O2 मोलिक्यूल्स बाइंड्स, किस पार्ट के साथ हमारा HB और O2 बाइंड करता है? तो हीम पार्ट होता है, उसके साथ हमारा हीमोग्लोबिन दो चीज से बना होता है, HEEM हीम प्लस ग्लोबिन। ग्लोबिन आर द प्रोटीन्स एंड हीम इज द अदर पार्ट, द आयरन कैरिंग पार्ट इज हीम, जो मेन ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है। ए ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन P of O2 एंड परसेंटेज ऑफ सैचुरेशन इज नोन एज, सो हमारे ऑक्सीजन डिसोसिएशन कराओ जिसे हम कहते हैं। विच फैक्टर अफेक्ट द डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम हीमोग्लोबिन। सो ऑक्सीजन अगर हीमोग्लोबिन से टूट रही है तो वो डिपेंड करेगी, हमारा pH पे डिपेंड करेगी, ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर पे, कार्बन डाइऑक्साइड के पार्शियल प्रेशर पे, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। और अगर pH की जगह H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन, OH आयन की कंसंट्रेशन पूछ ले तो वो भी एक ऐसा ही है। हाई परसेंटेज ऑफ CO2 ट्रांसपोर्टेड इन डिजोल्व्ड फॉर्म एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, दिस इज बिकॉज सोलिबिलिटी का दोस्तों यहाँ पर चक्कर होता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की हैज हाई सोलिबिलिटी इन प्लाज्मा। विच फैक्टर इन टिश्यू फेवर द फॉर्मेशन ऑफ HCO3 आयन एंड H पॉजिटिव आयन। सो हाई कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर जो होता है इस फेवर में होता है। नेक्स्ट स्पेशल सेंटर जो कि हमारे रेगुलेट करता है रेस्पिरेशन को, उसे हम मेडुला ऑब्लोंगेटा कहते हैं। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जिसे हम मेडुला ऑब्लोंगेटा कहते हैं, जो हमारी नॉर्मल ब्रीदिंग को रखता है। विच सब्सटेंस व्हेन प्रेजेंट हाई लेवल एक्टिव द कीमोसेंसिटिव एरिया प्रेजेंट एडजेंसिटी। सो इसका आंसर रहता है दोस्तों हाई कार्बन डाइऑक्साइड का और H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन ऐसे जो कीमोसेंसिटिव, यानी कि जो हमारे अगर बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड की और H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा स्टिमुलेट होता है, ताकि हम ज़्यादा गहरी सांस लें और ऑक्सीजन इन करें। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिजीज पूछी गई है दोस्तों। डिप्थेरिया इज ए बैक्टीरियल डिजीज, न्यूमोनिया इज आल्सो, ट्यूबरकुलोसिस इज आल्सो, एस्बेस्टोसिस इज द ऑक्यूपेशनल डिजीज दोस्तों जो काम करने वाले बंदे होते हैं, जैसे फैक्ट्रीज वगैरह में काम करते हैं, मिल्स में काम करते हैं, उनको ऑक्यूपेशनल डिजीज हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन से रिलेटेड दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। फ्लूइड एक्सक्लूडिंग फ्रॉम क्लोटेड ब्लड। अब वो चीज़ देखो, हमारा जो ब्लड होता है नॉर्मल बॉडी में रहता है, फ्लूइडिक स्टेट में रहता है, यानी कि जमता नहीं है। अगर हमारा ब्लड जम जाता है तो उसमें फिर क्या होगा? ब्लड के जमने के बाद जो हमारे प्रोटीन्स होते हैं वो भी सारे क्लॉट हो जाते हैं, यानी कि जो फिब्रिनोजन वगैरह होते हैं वो सारे यूज अप हो जाते हैं,
सो इसका जो आंसर रहता है वो सीरम प्लाज्मा विदाउट क्लोटिंग फैक्टर। अगर देखो एक ये वायल है हमारी ब्लड की, इसमें मैंने नॉर्मल ब्लड लिया, और ब्लड क्या है, एक्सटर्नल चीज़ों में कॉन्टेक्ट में आते ही अगर उसमें एंटीकोएगुलेंट ना मिला हो तो वो क्लोट होना स्टार्ट हो जाता है। और क्लोट होने के बाद अगर उसमें उसको हम सेपरेट करेंगे तो जितनी भी सेल्स थी वो एक्यूमुलेट होकर नीचे बैठ जाएंगी। ऊपर ये क्या रह जाएगा, हमारा ऊपर रह जाएगा सीरम। तो या फिर प्लाज्मा इसे हम कहते हैं विदाउट क्लोटिंग फैक्टर, या सीरम स्पेसिफिकली इसे हम सीरम कहते हैं। प्लाज्मा तो जो क्लोटिंग फैक्टर अगर नहीं होते तो उसको हम सीरम ही कहते हैं, यानी कि सीरम आंसर हमारा रहेगा। ए रिडक्शन इज नंबर ऑफ ब्लड प्लेटलेट का कम होना इस थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। कहीं भी आपको पिनिया अगर एंड में लगा दिख जाए तो नंबर ऑफ सेल्स कम होंगे। अगर पोएसिस लिखा दिख जाए तो फिर उसका मतलब नंबर बढ़ रहा है सेल्स का। तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया जब प्लेटलेट कम हो जाती हैं, जो कि डेंगू में होती हैं। ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल हैज, एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स के 4 हीम ग्रुप होते हैं जो कि 8 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साथ बाइंड करते हैं। इन अडल्ट एथ्रोपोइसिस अक्कर इन अडल्ट में दोस्तों बोन मैरो में, यानी कि ब्रेड बोन मैरो में एर्थ्रोपोइसिस मतलब आरबीसी की फॉर्मेशन होती है, यानी कि ब्लड अडल्ट में रेड बोन मैरो में बनता है। ग्रेनुलोसाइट आर फॉर्म्ड इन ग्रेनुलोसाइट आपकी बोन मैरो में ही बनती है, क्योंकि हिमेटोपोइसिस यानी फॉर्मेशन ऑफ ब्लड हमारा अडल्ट इंडिविजुअल में बोन मैरो में होता है। इम्यूनिटी इज प्रोवाइडेड बाई, इम्यूनिटी कौन कौन प्रोवाइड करता है? ब्लड की डिफरेंट सेल्स होती हैं, एथ्रोसाइट होती हैं, लिम्फोसाइट होती है, मेगाकैरियोसाइट होती है, थ्रोम्बोसाइट होती हैं। सो इनमें तो इम्यूनिटी हमें लिम्फोसाइट प्रोवाइड करती है। लिम्फोसाइट, ग्रैनुलोसाइट, ये सारी इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं, यानी कि जो इन्फेक्शंस बाहर से आते हैं बॉडी में उनको रोकती हैं। डायपेटिस इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मोनोसाइट एंड न्यूट्रोफाइल्स और एंड्रोडायपेटिस। सम चेंजेस होते हैं ये जिनको हम कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फैगोसाइटिक जो न्यूट्रोफिल होती हैं दोस्तों, वो भी हमारे फैगोसाइटिक होती है, मैक्रोफाज भी होती हैं और मोनोसाइट भी होती है। ये तीनों तरह की सेल्स ऐसी होती हैं जो कि बैक्टीरियाज को, अदर्स जो डिब्रेट्स रहते हैं उनको इन्गल्फ कर जाती हैं, उनको अपने अंदर ले लेती हैं। अगर ग्रैनुलोसाइट में पूछे तो न्यूट्रोफिल्स ऐसी होंगी। अगर पूरे ब्लड में पूछे, जैसे पूरी जो ग्रैनुलोसाइट, एग्रेनुलोसाइट, उनमें मैक्रोफाज और मोनोसाइट हट जाए, उनमें मैक्रोफाज और मोनोसाइट भी आ जाएंगी। और ब्लड पे अगर एक स्पेशल क्लास आपको चाहिए, ब्लड के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, स्पेशल क्लास आपके लिए अरेंज कर देंगे एक दिन, ब्लड के बारे में A to Z जानकारी आपको दी जाएगी। टेस्ट आर द सेल फ्रेगमेंट रेदर देन ट्रू सेल्स। सेल फ्रेगमेंट्स कौन सी? थ्रोम्बोसाइट जो हमारी प्लेटलेट थी हैं वो ट्रू सेल्स नहीं होती, यानी कि वो मेगाकैरियोसाइट की ही फ्रेगमेंट होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस सीरीज में दोस्तों। जितने भी क्वेश्चन इंक्लूड कर रखे हैं मैंने सारे एक एक बार मैंने अच्छे से मतलब रिवाइज करके और उसके बाद ही क्वेश्चंस को देख के ही मैंने इस लिस्ट में डाला है, ऐसे मुंह उठा के किसी भी क्वेश्चन को नहीं डाला है। सो दोस्तों आपका रिस्पॉन्स अच्छा चाहिए, लगभग 100+ तो लाइक मुझे इस वीडियो पे चाहिए ही चाहिए, ताकि मैं आगे कंटिन्यू कर सकूं और फिर फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी आपका सिलेबस किया जाए। ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव हैज़, AB देखो ब्लड ग्रुप के ऊपर क्वेश्चन आएगा दोस्तों, ब्लड ग्रुप पक्का कर लेना, जिनको चाहे पूरा चैप्टर छोड़ देना पर ब्लड ग्रुप आप पक्का कर लेना। ब्लड ग्रुप से क्वेश्चन आएगा, ब्लड से आपका क्वेश्चन आएगा। सो ये क्वेश्चन आप ब्लड ग्रुप अच्छे से पढ़ो और करना, बहुत ही आसान है। ब्लड ग्रुप में दोनों एंटीजन A भी रहता है ना, उसमें A एंटीजन भी होता है, B एंटीजन भी होता है, दोनों एंटीजन पाए जाते हैं। इन ABO ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम ट्रांसफ्यूजन नॉट पॉसिबल फ्रॉम। ये याद रखना दोस्तों, अगर ब्लड ग्रुप पढ़ोगे तो ये आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे, ये मैं नहीं बताऊंगा। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, ये भी आप ब्लड ग्रुप पढ़ के ही करना क्वेश्चन बस। या फिर मैंने वीडियो बना रखी है, बिल्कुल एंड में वीडियो मिलेगी ब्लड ग्रुप की, और ये एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस भी मैंने उसमें कवर किया है, वहाँ पे आप वीडियो देख सकते हो। प्रोथ्रोम्बिन टाइम विद हेल्प ऑफ क्लोटिंग प्रेजेंट इन ब्लड प्लाज्मा, प्रोथ्रोम्बिन डेट हेल्प
जो प्रोथ्रोम्बिन होता है हमारा, वो ब्लड में जो प्रेजेंट होता है, कहाँ होता है? ब्लड प्लाज्मा में आपका। ये एक क्लोटिंग प्रोटीन है, क्लोटिंग फैक्टर है, जो कि आपका ब्लड प्लाज्मा में होता है। सीरम में तो दोस्तों क्लोटिंग फैक्टर होते ही नहीं, सारे यूज अप हो जाते हैं, क्योंकि अगर ब्लड जो प्रोटीन थे, मतलब जो प्लाज्मा फिब्रिनोजन थे, उनका काम था ब्लड क्लोट करना। अगर ब्लड क्लोट ही हो गया तो वो सारे यूज हो जाते हैं। प्रोथ्रोम्बिन इज ए प्रोटीन, ये देखो प्रोटीन मैं बार बार बोलता रहता हूँ आपको। विच ऑफ, ये लीवर में स्क्रीट होती हैं, याद रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड क्लोटिंग इन अनइंजर्ड ब्लड वेसल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिवेंट ब्लड क्लोटिंग। जो हमारी बॉडी में हेपेरिन नाम का केमिकल होता है तो जो कि ब्लड क्लोटिंग को हमारी वेसल्स में प्रेजेंट में, मतलब ब्लड क्लोटिंग हमारी मतलब ब्लड वेसल्स में नहीं होने देता। हेपेरिन नेचुरल केमिकल हमारी बॉडी में पाया जाता है। लिम्फ अल्टीमेटली रिलीज द अब्जॉर्ब सब्सटेंस इनटू, लिम्फ फाइनली हमारा ब्लड वेन्स में आके अब्जॉर्ब हो जाता है, ब्लड से निकलता है और ब्लड में मिल जाता है। मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन हार्ट, किसके हार्ट में ऐसा होता है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो जाते हैं? फ्रॉग का ऐसा हार्ट होता है दोस्तों, 3 चैम्बर वाला, जिसमें ये फिनोमेना होता है। ह्यूमन हार्ट हैज डिराइव्ड फ्रॉम, ह्यूमन हार्ट हमारा, बाकी तो पूछेगा नहीं कोई ये क्वेश्चन, बाकी अगर पूछे तो हमारा ह्यूमन हार्ट मेसोड्रम से अराइज होता है। क्योंकि ये जो मतलब तीनों एक्टोड्रम, एंडोड्रम, मेसोड्रम, इन लेयर्स में बहुत ही कंफ्यूजन है। किसी से कोई ऑर्गन सिस्टम जनरेट होता है, किसी से कोई ऑर्गन सिस्टम। मुझे नहीं लगता दोस्तों, मैंने तो इनका कभी क्वेश्चन देखा नहीं कि आपको ये रटने की जरूरत है। एनसीईआरटी के बाहर तो आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं। हाउ मेनी कार्डिक साइकिल परफॉर्म पर मिनट, 1 मिनट में कितने बार हमारा दिल धड़कता है? 72 बार, जो ऑन एन एवरेज एक इंडिविजुअल का लेके रखते हैं हम 1 मिनट में। एक साइकिल रहता है हमारा 0.8 सेकंड का, अगर 60 सेकंड से इसको डिवाइड करें तो अराउंड 72 निकल आता है। स्ट्रोक वॉल्यूम, कार्डिक आउटपुट, पल्स, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। इन ह्यूमन द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड फ्रॉम ईच वेंट्रिकल, हर एक सेकंड, मतलब 1 मिनट में हमारा जो वेंट्रिकल है कितना 5 लीटर के अराउंड ब्लड पंप कर देता है। क्योंकि कार्डिक आउटपुट जिसे हम कहते हैं, कार्डिक आउटपुट स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू नंबर ऑफ बीट। स्ट्रोक वॉल्यूम याद रखना, पर जो एक पंपिंग करता है ना उस टाइम पे कितना, अराउंड 70 ml के अराउंड हमारा हार्ट ब्लड निकलता है। अगर 72 बार 1 मिनट में धड़केगा तो फिर 5 लीटर के अराउंड ब्लड निकल जाता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल एंट्री इनटू, लेफ्ट वेंट्रिकल से दोस्तों आपका अरोटा में जाएगा, सबसे बड़ी आर्टरी होती है, पूरे बॉडी को फिर ब्लड सप्लाई करती है। कंट्रैक्शन ऑफ राइट एट्रियम पंप ब्लड इनटू, ये कार्डिक साइकिल के क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। एक बार कार्डिक साइकिल को अच्छे से पढ़ लो, जिंदगी भर नहीं भूलोगे। क्वेश्चन सेल्फ अपने आप करना है। हाउ मेनी डबल सर्कुलेशन नॉर्मल कंप्लीट हार्ट इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितने डबल सर्कुलेशन वाले जो हमारे कार्डिक साइकिल, 72 टाइम, 72 बार ही धड़केगा ना 1 मिनट में, जितनी पल्स हमारी होती है। सिस्टेमिक सर्कुलेशन एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड स्टार्ट फ्रॉम, सिस्टेमिक सर्कुलेशन हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल से स्टार्ट होता है। एक होता है सिस्टेमिक, जो हमारी पूरी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेट होता है। एक होता है कोरोनरी सर्कुलेशन, जो हमारी हार्ट की खुद की जो मसल्स होती हैं उनको जो हमारा हार्ट सप्लाई करता है ब्लड, उसे हम कहते हैं कोरोनरी सर्कुलेशन। और ये हमारा हो गया जो पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है सिस्टेमिक। पल्मोनरी सर्कुलेशन दोस्तों उसको कहते हैं जब हमारा ब्लड है वो लंग्स में जाता है, तो उसे पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अमीनो एसिड ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम इंटेस्टाइन टू लीवर, अमीनो एसिड इंटेस्टाइन से लीवर में कौन लेके आता है? जो पोर्टल सिस्टम होता है, हेपेटिक पोर्टल वेन, वो लेके आती है। सीधा इंटेस्टाइन से जितने भी हमारा अब्जॉर्प्शन होता है सारा पहले लीवर में जाता है। लीवर उसको डिटॉक्स करता है, लीवर उसको यूटिलाइज करता है, किससे क्या बनाना है, अमीनो एसिड से प्रोटीन बनाने हैं या फिर ग्लूकोज बनानी है, क्या करना है, फिर लीवर डिसाइड करेगा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन बना के स्टोर करना है या फिर
फैट को कहाँ डिपॉजिट करना है, क्या करना है, ये सारा हिसाब किताब। जो सेंटर जो होता है हमारा मेटाबॉलिक का, वो लीवर होता है। सो हेपेटिक पोर्टल वेन सीधा लीवर में लेके जाता है और लीवर में फिर उसके फर्दर होता है प्रोसेसिंग। कोरोनरी साइनस कैरीज डैश टू राइट एट्रियम। कोरोनरी साइनस क्या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है टू राइट एट्रियम। जैसे जितना भी पूरी बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है वो हमारा कहाँ आता है, राइट एट्रियम में ही आता है। तो जो हमारा हार्ट के अंदर भी जो ब्लड घूम के आया है, यानी कि हार्ट के मसल्स को भी जो सप्लाई हुआ था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई हुआ था, फाइनली वो भी तो डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा एक बार, तो उसको भी हमारा जो कोरोनरी साइनस राइट एट्रियम में ही ले आके छोड़ता है। स्पेशल न्यूरल सेंटर दैट कैन मॉडरेट द कार्डियक फंक्शन। मेडुला ऑब्लोंगेटा ऐसा है जो हमारा सेंटर होता है सेंटर फॉर कार्डियक रिदम, यानी जो हमारी दिल की धड़कन को बढ़ा घटा सकता है, दैट इज मेडुला ऑब्लोंगेटा। द वॉल ऑफ कैपिलरीज आर कंपोज्ड ऑफ एंडोथेलियम विच इज, जो हमारी कैपिलरीज की वाल होती है, एंडोथेलियम होती है, वो हमारी स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी होती है। एक क्यूबाइडल का ध्यान रखना कहाँ होती है, किडनी के पीसीटी में पाई जाती हैं, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ट्यूनिका एक्सटर्ना इज कंपोज ऑफ, ट्यूनिका एक्सटर्ना कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन में कौन सा रिप्रेजेंट करता है। सो राइट वेंट्रिकुलर से लंग में जाएगा, लंग से लेफ्ट एट्रियम में जाएगा, ये हमारा पल्मोनरी हो गया। फाइनली जिसमें अरोटा में जाता है, अरोटा से पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, वो सिस्टेमिक हो गया। सो ये फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा जल्दी जल्दी करते हैं दोस्तों, बिल्कुल 40 मिनट में आपको 20-20 मिनट के 3 चैप्टर में रिवाइज करवा चुका हूँ। तीनों में लगभग 30 के अबाउ ही क्वेश्चन थे। नेक्स्ट हमारा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, जो एक्सक्रीशन वाला चैप्टर है उसकी बात करेंगे। पहला क्वेश्चन, ऑन एन एवरेज हाउ मच यूरिया एक्सक्रीटेड पर डे। ऑन एन एवरेज जो हमारा एक अडल्ट इंडिविजुअल है वो 25 से 30 ग्राम यूरिया एक्सक्रीट करता है। मोस्ट टॉक्सिक नाइट्रोजन वेस्ट, मोस्ट टॉक्सिक दोस्तों इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल जोर देके बोल रहा हूँ, अमोनिया हमारा जो होता है मोस्ट टॉक्सिक होता है। अमोनिया के बाद में क्या आता है, यूरिया, यूरिक एसिड, ठीक है। लीस्ट टॉक्सिक हमारा आता है यूरिक एसिड। इन क्रस्टेशियन द एक्सक्रीटरी, जो अदर इंडिविजुअल होते हैं, क्रस्टेशियंस होते हैं, उनमें एनलिड्स और ग्रीन ग्लैंड्स पाए जाते हैं फॉर द एक्सक्रीटरी सिस्टम। नियरली ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट 70-80% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट वाटर रीअब्जॉर्बेंट, जो इलेक्ट्रोलाइट हैं और जो मोस्ट एसेंशियल न्यूट्रिएंट हैं वो कहाँ ऑब्जॉर्व होते हैं, हमारे पीसीटी में होते हैं, नोन एज ओब्लिगेटरी रीअब्जॉर्प्शन। देखो दोस्तों, हमारा जो बॉडी का हार्ट होता है वो ब्लड को पंप करता रहता है और हमारा पूरा ब्लड किडनी से फिल्टर होता रहता है। तो एक ऐसा फिल्टर है, अगर वो सारे को ही फिल्टर कर दे तो मतलब पूरा ब्लड बॉडी से बाहर ही निकल जाए। सो उसमें हर जगह पे बैरिकेड लगे हुए, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो फर्स्ट स्टेज से ही वापस आ जाती हैं, कुछ ऐसी होती है जो लास्ट में बिल्कुल रीअब्जॉर्प्शन से उनको बॉडी में लाया जाता है। तो वैसा रेक्टा क्या होती है, एक यू शेप, जो हमारा जो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखा होगा आपने, वहाँ देखा होगा यू शेप ब्लड फ्लो डायरेक्शन। विच लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड इन अवर बॉडी, ये दोस्तों लीवर इज द लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड। ये दोबारा से रिपीट हो गया, क्वेश्चन आपका आ गया। एन अडल्ट वुमेन एक्सक्रीट ऑन एवरेज डैश लीटर पर यूरिन, एक दिन में कितना एक अडल्ट यूरिन निकाल देता है, 1 से 1.5 लीटर दोस्तों निकाल देते हैं। और वो तो अपने पानी के इनपुट पे डिपेंड करता है, आप जितना पियोगे उतना ही निकाल सकते हो। Malpighian tubules and renal corpuscles is glomerulus with Bowman capsule is called Malpighian tubules। स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों। एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर इन एम्फीबियस और एम्फीबियंस में क्या होता है, एम्फिएक्सिस सॉरी, और सिफेलोपोड्रेट में क्या होता है, हमारा फेस फ्लेम सेल्स होती है। ये दोस्तों चारों का दिया गया है, इंपॉर्टेंट है। फ्लेम सेल किसमें, एम्फिओक्सिस या स्फेरोपोड्रेट में, कोक्जल ग्लैंड क्रस्टेशियंस में, मेल्पिजियन ट्यूबल इंसेक्ट में,
इंसेक्ट का तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मल्पीजी ट्यूबल्स, ग्रीन ग्लैंड क्रस्टेशियंस में। लीस्ट टॉक्सिक नाइट्रोजन वेस्ट नहीं बताऊंगा दोस्तों, यूरिक एसिड लिस्ट होता है, पहले बता चुका हूँ। द पार्ट थ्रू विच द आर्टरीज एंड वेन्स एंटर और लीव द किडनी कॉल्ड, जहाँ पर किडनी में वेन्स और आर्टरीज एंटर करती हैं और बाहर निकलती है, उसे हम हाइलम बोलते हैं दोस्तों, पहला स्वर। पोडोसाइट सेल्स अक्करिंग, पोडोसाइट हमारी इंद्र वालों बोवन कैप्सूल में देखने को मिलती है। लूप ऑफ हेनले नेफ्रॉन में पाया जाता है। नाइट्रोजनस वेस्ट मेटाबॉलिक वेस्ट इन अवर बॉडी प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन, नाइट्रोजन वेस्ट जितने होते हैं वो प्रोटीन से निकलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज एंटी डायरेटिक हार्मोन, एड्रेलिन नहीं, वेसाप्रिन या फिर एडीए जिसे हम कहते हैं एंटी डायरेटिक, एडीएच एंटी डायरेटिक हार्मोन हमारा वेसोप्रिन होता है, वेसोप्रिन एडीएच यहाँ पर देख सकते हो आप। ह्यूमन बीइंग आर वी आर यूरोटेलिक, यूरिकोटेलिक जो कि यूरिक एसिड निकालते हैं, एमिनोटेलिक जो कि अमोनिया निकालते हैं। We can produce a concentrated urine. The facilitate special mechanism क्या होता है हमारे अंदर, reabsorption and secretion होता है, जिसके कारण हम एक concentrated urine excrete कर सकते हैं। All are performed in nephron except, इनमें से कौन सा नेफ्रॉन में होता है एक्सेप्ट, फिल्ट्रेशन नेफ्रॉन में होता है, सिक्रेशन होता है, यूरिया सिंथेसिस हमारा नेफ्रॉन में नहीं होता, यूरिया सिंथेसिस हमारा कहाँ होता है, लीवर में होता है दोस्तों। रीअब्जॉर्प्शन भी हमारा उसमें किडनी में ही होता है। सो आंसर मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट, विच इज द फर्स्ट स्टेप इन यूरिन फॉर्मेशन, यूरिन फॉर्मेशन में फर्स्ट स्टेप होता है फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जिसे हम कहते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप रहते हैं, ये आपने याद रखना है। किडनी आर द रेडिश ब्राउन बीन शेप सिचुएटेड एट द लेवल ऑफ T12L5, याद रखना दोस्तों, T12L5, L3 या फिर 5, T12 to L5 आई थिंक, सो T12 to, या आपने कन्फर्म कर लेना है कि T12 यानी कि 12 thoracic से लंबर L3 रहता है या L5, आपने कमेंट में करना है। यहाँ पर दिया हुआ है L3 दिया हुआ है, बट आपने कमेंट में लिखना है कि L5 है या फिर 3 है, क्योंकि मुझे कन्फ्यूजन है L5 है या 3 है। एज कम्पेयर टू प्लाज्मा ऑल कंस्टिट्यूएंट ऑफ डायलिसिस फ्लूइड इज एक्सेप्ट यूरिया इज द राइट आंसर। विच वन इज द वेजोकंस्ट्रिक्टर, वेजोकंस्ट्रिक्टर के बारे में पूछा गया है। एंजियोटेंसिन 2 इज एक्ट एज द वेजोकंस्ट्रिक्टर, जो हमारी वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करता है। द कंडीशन ऑफ एक्युमुलेशन ऑफ यूरिया इज डिटरमाइंड, यूरिया इस कंडीशन को हम यूरेमिया कहते हैं, जब एक्सेस यूरिया हमारी बॉडी में एक्युमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है। अगर ये भी देख लेते हैं, यूरेमिया व्हेन यूरिया एक्युमुलेट, डाइसूरिया व्हेन यूरिन, बहुत ज़्यादा यूरिन जब प्रोड्यूस करते हैं हम डाइसूरिया से कहते हैं। ग्लाइकोसूरिया जब यूरिन में ग्लूकोज पाए जाते हैं। हेमेचूरिया व्हेन ब्लड प्रेजेंट इन द यूरिन। तो दोस्तों देख सकते हो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी है, बिल्कुल स्वेटिंग पे स्वेटिंग, ये भी हमारा एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ही है, याद रखना इसको भी। ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड इन द फिल्ट्रेट आर रीअब्जॉर्ब बाय ट्यूब्यूल्स एपिथेलियल सेल थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा ये रीअब्जॉर्ब होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ ब्लड डज नॉट एंटर इनटू नेफ्रॉन, इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो नेफ्रॉन में एंटर ही नहीं होती भाई साहब? प्लाज्मा प्रोटीन ऐसे हैं जो नेफ्रॉन में हमारे एंटर ही नहीं होते, उससे पहले ही फिल्टर आउट हो जाती हैं। द काज ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, GHF इसका दिया गया है, GFH। नेक्स्ट चलो, जैसे इम्पोर्टेंट नहीं है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। द मेन फंक्शन ऑफ लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले का क्या मेन फंक्शन है? वाटर कंजर्वेशन इज द राइट आंसर। हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन DCT, हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन DCT। ADH एंटी डायरेटिक हार्मोन है, SAD और DCT में वाटर रिएब्जॉर्प्शन करवाता है।
ब्लड विच कैन लिव लीवर पासिस थ्रू द हार्ट हायर कंसंट्रेशन ऑफ, जो हमारा लीवर से ब्लड जो हार्ट में जाता है उससे इसमें ज़्यादा कंसंट्रेशन यूरिया की होगी, क्योंकि यूरिया लीवर में ही बना था। मैक्सिमम वाटर रीअब्जॉर्प्शन अकर इन मैक्सिमम वाटर पीसीटी में हमारा रीअब्जॉर्प्शन मैक्सिमम 70 to 80% ऑफ रीअब्जॉर्प्शन हमारा वही होता है। एल्डिस्टेरोन स्टिमुलेट्स द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ, एल्डिस्टेरोन हमारा सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन स्टिमुलेट करता है। मिक्चुरेशन क्या होता है? रिमूवल ऑफ एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट फ्रॉम बॉडी, यानी कि रिमूवल ऑफ यूरिन फ्रॉम बॉडी। यूरिन हमारा एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट है, याद रखना, पर जो डाइजेस्टिव वेस्ट होता है वो एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट नहीं है। एक्सक्रेटरी वो जो मेटाबॉलिक वेस्ट होता है उसको कहते हैं, और वो होता है, इसे हम जैसे यूरिन वाले को बोलते हैं एक्सक्रेटरी, उसको बोलते हैं इजेशन और एक्सक्रीशन दोनों में डिफरेंस है, याद रखना। इन विच सेगमेंट ऑफ नेफ्रॉन रीअब्जॉर्प्शन इज मिनिमम, लूप ऑफ हेनले में रीअब्जॉर्प्शन मिनिमम होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट ऑफ लीवर, एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट लीवर का बिलीरुबिन भी है, बिलीवर्डिन भी है, यूरिया भी है, तो मोर देन वन यहाँ पर करेक्ट है। स्वेट कंटेन, देखो स्वेट की बात आ गई, अब स्वेट की बात की हुई थी। स्वेट में क्या क्या होता है? स्वेट कंटेन साल्ट लाइक NaCl, लैक्टिक एसिड, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया। स्वेट भी मैं बोल रहा था ना एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट है, यूरिया भी इसमें पाया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑस्मोलरिटी फिल्ट्रेट द हेपेरिन बेंड, यहाँ पर ऑस्मो रेगुलेशन वाले से क्वेश्चन पूछा गया है, ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट है नहीं, बाकी 1200 ऑस्मोल इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट चैप्टर है दोस्तों लोकोमोशन एंड मूवमेंट। ये दोस्तों कल ये इसमें 3 चैप्टर मुझे लगता है रहते हैं। लोकोमोशन वाला, उसके बाद जो हमारा ब्रेन वाला रहता है, उसके बाद हमारा हार्मोन्स वाला रहता है। तीनों इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं दोस्तों। आज ये तीनों चैप्टर की वीडियो आपने देखी, कल 3 अलग चैप्टर की वीडियो आपको मॉर्निंग में ही देखने को मिलेंगी, मॉर्निंग सेशन में ही देखने को मिलेंगी। सो आज के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और लाइक करना मत भूलना और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है, तभी ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी, वरना तो मैं इसको ड्रॉप कर दूंगा। सो थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस, थैंक यू।